The perpendicular bisector of the line segment joining the points A1, 5, joining the points A1, 5 and B4, 6 and B4, 6 cuts the y-axis at A है 0, 13, B है 0, -13, C है 0, 12 और D है 13, 0. The perpendicular bisector of the line segment joining the points A1, 5 and B4, 6 cuts the y-axis at. तो देखिएगा हम इसको कैसे करेंगे. The perpendicular bisector of the line segment joining the points A1, 5. तो इसका मतलब एक पॉइंट है A, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 1, 5. दूसरा पॉइंट है B, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 4, 6. इस लाइन सेगमेंट का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इज अगेन अ लाइन. परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इज अगेन अ लाइन जो कि यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाएगा और ये वाली लेंथ इस वाली लेंथ के इक्वल हो जाएगी. इस पॉइंट को अगर मैं D बोल दूं, तो इस D के कोऑर्डिनेट्स तो निकाले जा सकते हैं. परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब ये है कि ये A और B का मिड पॉइंट होगा. ठीक है, तो आप इसको बोल दीजिए, इस लाइन को CD और आप ये कहें, सॉरी CD नहीं, आप इसको बोल दो बेटा PQ, क्योंकि ये बीच वाले पॉइंट को मैंने D ले लिया है. तो लेट PQ be the perpendicular bisector of AB. ब्रैकेट में मैं लिख रहा हूं एज शोन. सो कैपिटल D will be the midpoint of AB. Capital D will be the midpoint of AB. तो coordinates of D D के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, देखिए जरा. x1 + x2/2 y1 + y2/2. x1 + x2/2 y1 + y2/2. अच्छा, तो x1 + x2 कितना हो गया, 1 + 4 y2, y1 + y2 5 + 6/2. 5/2, 11/2. ये हो गए इसके मिड पॉइंट, है ना. ए बी का मिड पॉइंट हो गया. अब वो पूछ रहे हैं द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स दिस कट्स द वाई एक्सिस एट. ये वाई एक्सिस को किस पॉइंट पर काटेगा. हम ये कहेंगे कि चलिए यहीं पर कहीं आगे चलते हुए, मान लो यहाँ पर ये टेढ़ा मेढ़ा कैसे भी बना हुआ है, मान लो ये वाई एक्सिस है, मान लीजिए ये वाई एक्सिस है. ठीक है, वाई एक्सिस जबकि ऐसे स्ट्रेट होती है, हमने मान लिया कि ये वाई एक्सिस है. तो जब ये वाई एक्सिस को काटेगा तो वाई एक्सिस पर एक्स की वैल्यू तो 0 होती है,
तो हमने मान लिया पी क्यू आर मान लिया इस पॉइंट को, तो उस पर एक्स की वैल्यू होती है 0, एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू क्या होगी, वाई, वाई की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी, तो उसको मैंने वाई मान लिया। ठीक है, डी के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, 5/2, 11/2। ठीक है, अब इसके बाद उसके बाद ये वाला पॉइंट है और कट्स द वाई एक्सिस। हमने मान लिया कि ये वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस पर इसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं, वाई पर एक्स एक्स की वैल्यू 0 होती है, वाई एक्सिस पर 0, वाई। तो अब मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, अब अगर डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दें तो वाई की वैल्यू आ जाएगी, और परपेंडिकुलर बोल रहे हैं ये, इस परपेंडिकुलर से भी शायद कुछ लेना देना होगा। एक काम करते हैं, जैसे इस तरीके का क्वेश्चन होता है ना, तो एक काम करते हैं, उसका ना प्रॉपर डायग्राम बनाकर देख लेते हैं। ठीक है, प्रॉपर ग्राफ बनाकर देख लो कैसे बनेगा। आप प्रॉपरली वाई एक्सेस ही बना लो यहाँ पर, ये वाई एक्सेस, ये वाई, और ये वाई डैश। अब इसमें ए बी और डी को मैं प्लॉट कर लूंगा। ठीक है, तो क्योंकि एमसीक्यू है तो मेरे पास 4 ऑप्शंस हैं, तो मुझे आइडिया लग सकता है कौन सा होगा सही। मैंने ये कहा, ये हो गया एक्स, ये एक्स डैश। अब एक्स एक ए पॉइंट है 1,5। ठीक है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है जी, और इधर लेंगे 1, 2, 3, 4, 5, -1, -2, -3, -4, छोड़ो इसको। तो ए पॉइंट है 1,5, 1,5 यहाँ पर हो गया 1,5, समझ गए। ठीक, और बी पॉइंट है 4,6, 4,6, तो बी पॉइंट यहाँ पर हो गया। ये हो गया ए, ये हो गया बी। अच्छा, अब इसे वाई एक्सेस को थोड़ा और लंबा बना लो। इसका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है वो है 5/2, 11/2। 5/2 क्या होता है, 2.5, 2.5, 11/2 यानी कि 5.5। ये और ये, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब बेटा 90 डिग्री का एंगल होगा ये। हाँ, अच्छा, इट कट्स द वाई एक्सिस, इट कट्स द वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस को काटता है किस पॉइंट पर, 0, वाई। ठीक है, इस लाइन को मैंने माना था बेटा पी और क्यू, इस पॉइंट को मैंने माना था डी, और इसको माना था आर, 0, वाई। आर पॉइंट है 0, वाई। अब ये सवाल उठता है, वो ये पूछ रहे हैं कि क्या पूछ रहे हैं वो, द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स कट्स द वाई एक्सिस एट। ये वाई एक्सिस को किस पॉइंट पर काटते हैं, तो ये वाला जो पॉइंट है, आर वाला पॉइंट जो है,
ये आर पॉइंट ये इस लाइन पर भी लाई कर रहा है और ये वाई एक्सिस पर भी लाइन कर रहा है, तभी तो कट कर रहा है ना उसको वाई एक्सिस पर। वाई एक्सिस पर एक्स की वैल्यू 0 होती है, ये तो श्योर हो गया, ठीक है। और वाई की क्या वैल्यू है बस वो पता चल जाए तो बात बन जाए। और वाई की वो वैल्यू क्या होगी, यहां से लेकर यहां तक वाला डिस्टेंस। कैसे निकालूं इसको मैं, इसको मैं किस तरह से निकालूं। मेरे पास ए बी है और मेरे पास बीबी की लेंथ भी आ जाएगी, और ये वाली लेंथ का मुझे करना क्या है, कुछ भी नहीं करना। मुझे तो ये वाली लेंथ चाहिए ताकि मेरे पास वाई आ जाए। तो इसको मैं किस तरह से करूं, इट कट्स द वाई एक्सेस, और ये भी जो है ये कहाँ इसको काट सकता है। हम देखेंगे 6 7 8, 0,13 आ रहा है। ये आ जाएगा। क्या तरीका निकालें, देखो ये तो नहीं हो सकता, डी तो नहीं हो सकता, क्योंकि एक्स की वैल्यू तो 0 रहेगी वाई एक्सिस पर, वाई की वैल्यू, और 0,-13 भी नहीं हो सकता, ठीक है। ये 0,12 या 0,13 में है कंफ्यूजन। 13 होगा या 12 होगा, बताओगे क्या हो सकता है। 13 होगा या 12 होगा, कैसे बताऊं इसको मैं। ए बी जो है, ए बी, ए बी की लेंथ अगर मैं निकालूं तो उससे कोई फायदा होगा, नहीं होना। और अगर मैं इसको आगे एक्सटेंड कर दूं ऐसे, तो ये एक्स एक्सेस को किस पॉइंट पर काटेगा, x,0, x,0, और इसकी लेंथ इस तरह से निकाली जा सकती है। यहाँ से x निकाला जा सकता है, यहाँ से ये वाली लेंथ y हो जाएगी, और कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। इस लाइन पर इसका सॉल्यूशन भी गिवन है अभी, नहीं, ज्यादा लंबा दे रखा है, ज्यादा लंबा दे रखा है सॉल्यूशन। अच्छा, एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बनाई जाती है लेकिन वो हमारे सिलेबस में है नहीं, और सेक्शन फॉर्मूला लगते हुए मुझे कहीं नजर नहीं आ रहा। मिड पॉइंट फॉर्मूला से मैंने ये डी निकाल लिया, इसका कोई यूज हुआ नहीं इसमें, इसका कोई यूज हुआ नहीं फिलहाल, प्लॉट करने के अलावा कोई यूज इसका हुआ नहीं है। अब मैं क्या कर सकता हूँ इसमें, यहाँ से यहाँ तक के डी आर की जो लेंथ है, इससे कोई फायदा होगा। डी आर का अगर मैं डिस्टेंस भी निकालूं तो वो वाई की टर्म्स में आ जाएगा, फिर मैं बी आर निकालूंगा, बी आर का कोई फायदा नहीं है। दोबारा बोलो, डी, अच्छा डीपी को आर, कैसे, हाँ, क्योंकि पी कोई पॉइंट नहीं है, मैंने पी और क्यू तो वैसे ही मान लिया। हमने तो ये कह दिया कि पी क्यू इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। सेक्शन फॉर्मूला तब लगेगा मेरे को पी और क्यू के कोऑर्डिनेट तो पता हूँ, कोऑर्डिनेट्स मुझे पता नहीं है। ये या तो 0,13 होगा या 0,12 होगा, है ना। ये दो दे रखे हैं, अगर इनमें से एक दे रखा होता ना जिसमें ये 0 होता और ये होता तो फिर मैं कर लेता काम। होगा तो इन दोनों में से कोई, ए और सी में से। और करेक्ट ऑप्शन कैसे बताऊं इसका मैं, 0,13। आप में से किसी के पास एग्जाम्पलर है क्या, अभी ऑनलाइन बच्चे जो बैठे हैं। ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर लिखा हुआ है, कोई चीज मैंने तो मिस नहीं करी।
The perpendicular bisector of the line segment joining the points A1,5 and B4,6 cuts the y-axis at 0,13, 0,12. Cuts the y-axis at अगर B को इससे ज्वाइन करूं, B को इससे ज्वाइन करा, C को इससे ज्वाइन करा तो कुछ होगा। ठीक है, कोऑर्डिनेट 1,5 0 -1 -1 का स्क्वायर y -5 का स्क्वायर, वहाँ y -6 का स्क्वायर, 0 -4 का स्क्वायर ना। वैसे यहाँ से y की वैल्यू आ सकती है क्या? यहाँ से y की वैल्यू आ सकती है। तुम्हारा बोलो। हाँ वही तो कर रहा हूँ। ए आर इज इक्वल टू बी आर लग रहा है मेरे को, देख आइसोसेलेस बनता हुआ नजर आ रहा है मेरे को ये, क्योंकि ये आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल, और ये वाली साइड, तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल, और वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर -2 इंटू वाई इंटू 6, -1 का स्क्वायर +1, वाई स्क्वायर +25 -10y, -4 का स्क्वायर है 16 प्लस वाई स्क्वायर +36 -12y। वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट गया, 12y को इधर ले आओ, 12y -10y +26 इज इक्वल टू 16 + 36 कितना हो गया 52। 12y -10y कितना हो गया 2y। 52 - 26 कितना हो गया 26 बाई y इज इक्वल टू 13 आ गया। ये है करेक्ट ऑप्शन 0,13, 0,13। ये कैसे निकाला, क्योंकि मुझे y की ही वैल्यू निकालनी थी। और y की वैल्यू किस तरह से निकलेगी कि मैंने ये देखा कि ये जो ट्राइंगल बन रहा है, मैंने a से r को ज्वाइन कर दिया और b से r को ज्वाइन कर दिया, तो ये वाला एंगल 90 डिग्री, ये वाला एंगल 90 डिग्री। इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल में अगर देखें तो आर डी इसमें भी है और इसमें भी है, दोनों में कॉमन हो गया। और ए डी जो है वो बी डी के इक्वल है, तो ये जो ट्राइंगल हो गया आर डी ए और आर डी बी, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। कॉन्ग्रुएंट हो गया तो ये ए आर इज इक्वल टू बी आर हो गया। ए आर कैसे निकाला, ए आर इज इक्वल टू बी आर, तो ए आर का स्क्वायर इज इक्वल टू बी आर का स्क्वायर। तो फिर कैसे निकाला गया, x2 - x1 का होल स्क्वायर, मतलब 0 - 1 का होल स्क्वायर प्लस y -5 का होल स्क्वायर, 0 - 1 का होल स्क्वायर प्लस y -5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 - 4 का होल स्क्वायर प्लस y -6 का होल स्क्वायर। ये मैंने क्या करा, ए आर स्क्वायर इज इक्वल टू बी आर स्क्वायर कर दिया। जब ए आर इज इक्वल टू बी आर है तो ए आर स्क्वायर इज इक्वल टू बी आर स्क्वायर होगा। तो ये करने पर हमारी y की वैल्यू 13 आ गई, और y की वैल्यू आ जाए बस तो ही मेरे ये कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे 0,13। ये है इसका सही आंसर। बताइए बेटा, ऑनलाइन वाले बच्चों को क्लियर है? यस सर। यस सर। समझ गए? न्यासा, प्राजक्ता, आदित्य, सक्षम, पालकी, बताइए, इशिता। यस सर। यस सर। चलिए ठीक है, ये मिटा रहा हूं मैं इधर से। और 0,13 है इसका ऑप्शन नंबर ए।
एक और देखते हैं क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन तो था जो देखा था हमने अभी कुछ दिन पहले, 0,2y2 x,0। ये तो देखा था, x,y है इसका आंसर ए। हाँ, तो करवाऊं इसको, है ना, छोड़ दो इसे। ठीक है, आप कौन सा पूछ रहे थे? इसका एनसीईआरटी का ना, एनसीईआरटी का करवाता हूँ। बेटा 1 मिनट वेट करिए, अभी करवाता हूँ। एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए, एनसीईआरटी का। एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में एक ग्राफ दे रखा है, वो ग्राफ देख लीजिए। जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं वो 10, 11, 12, 12 लाइनें तो वर्टिकल दे रखी हैं, ऐसे बना रखा है ये। यहाँ पर लिखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आगे कुछ नहीं लिखा हुआ, ये वाला पॉइंट है, इसको बोला इन्होंने ए, ये बोला है इसको बी। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सी और डी। इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है देखिएगा, टू कंडक्ट स्पोर्ट्स डे एक्टिविटीज इन योर रेक्टेंगुलर शेप्ड स्कूल ग्राउंड ABCD। तो स्कूल का ग्राउंड जो है वो रेक्टेंगल की शेप में है, A, B, C और D। ठीक है, अब इसमें लाइंस हैव बीन ड्रॉन विद चॉक पाउडर एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ईच। तो एक एक मीटर की दूरी पर, एक एक मीटर की दूरी पर चॉक पाउडर से लाइन खींची गई है, जैसे स्कूल में होता है, स्पोर्ट्स डेज जो होते हैं उसमें। अच्छा,
100 flower pots have been placed at a distance of 1 meter from each other along AD. तो ये जो लाइन है ना AD, इस पर मतलब 100 फ्लावर पॉट्स को रख दिया जाता है और कितनी कितनी डिस्टेंस पर, 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर। तो एक एक मीटर की दूरी पर एक एक फ्लावर पॉट यानी कि एक एक गमला रख दिया जाता है। उसके बाद ये बोलते हैं कि तो कितने यहाँ पर फ्लावर पॉट्स रखे गए हैं, टोटल 100 रखे गए हैं। अब वो बोलते हैं निहारिका रन्स 1/4 ऑफ द डिस्टेंस AD ऑन द सेकेंड लाइन। ये जो सेकेंड लाइन है ना, यहाँ पर निहारिका कहाँ तक दौड़ती है, 1/4 ऑफ द डिस्टेंस AD। डिस्टेंस AD कितना है बताएंगे, 100 मीटर। डिस्टेंस AD है 100 मीटर, तो निहारिका रन्स 1/4 ऑफ AD। ये जो AD डिस्टेंस है इसका 1/4, एक 1/4 वो दौड़ती है, तो 1/4 मल्टीप्लाई बाई AD कितना है 100 मीटर, 4 1 जा 4, 4 25 जा 100, तो ये कितना हो गया, वो 25 मीटर दौड़ती है निहारिका, 1/4 ऑफ द डिस्टेंस AD ऑन द सेकंड लाइन एंड पोस्ट्स अ ग्रीन फ्लैग। तो सेकंड लाइन पर दौड़ रही है, तो एक तरह से ये तो मेरी एक्स एक्सेस हो गई और ये मेरी वाई एक्सेस हो गई। तो निहारिका ने ग्रीन फ्लैग लगा दिया कितना दूरी पर, निहारिका ने ग्रीन फ्लैग लगाया, तो निहारिका को मैंने n बोल दिया, तो 2 मीटर यहाँ पर चली वो और 25 मीटर ऐसे चली, तो 2,25 निहारिका के कोऑर्डिनेट्स हो गए जहां उसने ग्रीन फ्लैग लगाया। ठीक है, इसके बाद उन्होंने बोला कि प्रीत रन्स 1/5 द डिस्टेंस AD ऑन द 8th लाइन एंड पोस्ट्स अ रेड फ्लैग। एक दूसरी लड़की है प्रीत, वो क्या करती है कि 1/5 द डिस्टेंस AD, तो उसने वो कितना उसने रनिंग करी, प्रीत रन्स 1/5 ऑफ AD, यानी कि 1/5 मल्टीप्लाइड बाई AD कितना है 100, तो 5 20 जा, तो ये कितना दौड़ी 20 मीटर। और कौन सी लाइन पर, ऑन द 8th लाइन, वो 8th लाइन पर कितना दौड़ी 20 मीटर, तो यहाँ 25 लिया था, तो 20 उससे थोड़ा सा कम ले लेंगे, हमने मान लिया यहाँ पर। तो जो प्रीत है, प्रीत ने यहाँ पर रेड फ्लैग लगा दिया, तो प्रीत के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए 8,20। बेटा ये समझ में आ गया, यहाँ तक सभी को बता दीजिए, समझ गए। Yes, उसके sir. बाद Yes, ठीक है sir. बेटा, ओके। उसके बाद है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग्स। निहारिका ने और प्रीत ने जो फ्लैग्स लगाए उनके बीच में डिस्टेंस कितना है, वो ये डिस्टेंस पूछ रहे हैं, एनपी डिस्टेंस पूछ रहे हैं। नोट करेंगे डिस्टेंस बिटवीन द फ्लैग्स, डिस्टेंस बिटवीन द फ्लैग्स इज इक्वल टू एनपी। ये क्या हो जाएगा, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो 8 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 मतलब 20 माइनस 25 का होल स्क्वायर। एट माइनस 2 हो गया 6 और 20 माइनस 25 हो गया -5, तो 6 का होल स्क्वायर हो गया 36, 5 का होल स्क्वायर हो गया 25, 36 प्लस 5 हो गया 41, 41 और 20 हो गया 61, अंडर रूट 61 मीटर्स। देख लें एक बार, ठीक है।
ये दे रखा है। ठीक है, √61 ही होगा शायद। 7.2 का थर्ड है, यही है। उसके बाद वो पूछ रहे हैं if Rashmi has to post a blue flag exactly halfway between the line segment joining the two flags, where should she post her flag? ठीक है, तो रश्मि को क्या करना है, ये जो N और P के एग्जैक्टली मिड पॉइंट पर उसको फ्लैग पोस्ट करना है। तो हम ये कहेंगे रश्मि should post the flag at the midpoint of NP. At the midpoint of NP. NP का midpoint क्या होगा, x1 plus x2 by 2, 2 plus 8 by 2, comma y1 plus y2 by 2, तो 25 plus 20 by 2, तो 2 plus 8 क्या हो गया 10, 10 by 2, comma 25 plus 20, 45 by 2, 5, comma 22.5, 5, comma 22.5, तो 5 ये हो गया और ये वाला पॉइंट आपका 22.5 हो गया। ठीक है, बताइए बेटा समझ में आ गया? ऑनलाइन वाले बच्चे बता दें, सभी को Yes, क्लियर है? sir. ठीक है, और कौन सा? अच्छा बताओ, निकालो बस, मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ, जरा पानी पीकर। बेटा 1 मिनट में आ रहा हूँ। वाला चैप्टर बहुत अच्छे से आने की भी जरूरत नहीं है, ये आप समझ जाएंगे। देखिए क्या है, एक क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है। एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ ना एक आर्चरी टारगेट दे रखा है। आर्चरी टारगेट वो होता है, वो जो एक गोल सा टारगेट लगा रहता है ना, जिस पर हम ऐसे ऐसे वो फेंकते हैं और वो चिपक जाता है, वो टारगेट पर लगाने के लिए जो होता है। ठीक है, ये वो वाला है। इसमें depicts an archery target marked with its 5 scoring regions from the center outwards as gold, red, blue, black and white. हाँ, एक तो ये बीच में सर्कल दे रखा है, तो ये तो गोल्डन कलर का है, तो इसमें मैंने G लिख दिया, G फॉर गोल्ड। फिर दूसरा सर्कुलर रीजन है, ये है रेड कलर का, तो इस पर मैंने R लिख दिया, कैपिटल R फॉर रेड। फिर एक तीसरा रीजन है, तीसरा रीजन जो है वो ब्लू कलर का है, तो BLUE ब्लू लिख दिया यहाँ पर। चौथा रीजन जो है वो ब्लैक कलर का है, इस पर लिख दिया ब्लैक, BLACK। और जो पांचवा रीजन है ये व्हाइट कलर का है। व्हाइट कलर का, ठीक है। अब जरा देखो, द डायमीटर ऑफ द रीजन रिप्रेजेंटिंग गोल्ड स्कोर इज 21 सेंटीमीटर। ये जो गोल्ड स्कोर मतलब यहाँ पर अगर आप उसको, वो जो होता है ना जिसमें आगे वो पॉइंट सा लगा रहता है, उसको फेंक कर मारते हैं, वो यहाँ पर लग जाता है, कि ये वो वाला टारगेट वाला स्कोर बोर्ड है। तो यहाँ पर जो गोल्ड वाला रीजन है ये तो पूरा परफेक्ट सर्कल हो गया, तो इसका जो रेडियस है उसको मैंने बोल दिया R1, R1।
और ये R1 कितना दे रखा है, डायामीटर दे रखा है इसका 21 सेंटीमीटर, तो इसका रेडियस कितना हो गया 21/2, 21/2 सेंटीमीटर हो गया R1, है ना। वो बोल रहे हैं द डायमीटर ऑफ द रीजन representing gold score is 21 centimeter and each of the other bands is 10.5 centimeter wide। ठीक है, तो एक काम करते हैं, जैसे 21/2 है तो ये हो गया 10.5 सेंटीमीटर। अगला रीजन जो है वो 10.5 सेंटीमीटर वाइड है, तो ये तो हो गया R1। R2 क्या हो जाएगा, R2 क्या हो जाएगा, R1 में 10.5 और ऐड कर दो, 10.5 प्लस 10.5, भाई उसकी विड्थ 10.5 है, तो 10.5 प्लस 10.5 कितना हो गया 21 सेंटीमीटर। इसी तरीके से R3 देखेंगे, R3 तो R3 क्या हो जाएगा 21 प्लस 10.5, तो ये हो गया 31.5। ठीक है, फिर देखेंगे R4, तो हर एक रीजन जो है वो 10.5 सेंटीमीटर उसकी विड्थ बढ़ती चली जाती है, तो R4 कितना हो गया 31.5 प्लस 10.5, ये हो गया 42 सेंटीमीटर। और इसी तरीके से आखिरी वाला R5, R5 कितना हो जाएगा 42 प्लस 10.5, ये हो गया 52.5 सेंटीमीटर। ठीक है, पता नहीं क्या क्या गिराते रहते हैं ऊपर से, रात में कई बार डर लगता है मैं तो। चलिए जी, अब ये इतने सारे रेडियस आ गए हमारे पास। अब वो बोल रहे हैं कि हर एक रीजन का आपको एरिया निकालना है। अच्छा, एरिया निकालने का जैसे ही हमें दिमाग में आता है, एकदम ये सोचते हैं हम कि जो एरिया है वो पाई आर स्क्वायर करके निकालते चले जाएंगे। ठीक है, तो क्या होगा देखिए, हमें क्या करना है, हमें पहला वाला एरिया तो बड़े आराम से निकल जाएगा, लेकिन बाकी ना, जैसे पहले गोल्ड है तो गोल्ड का तो सिर्फ ये रिंग, ये बीच में जो है सर्कल बना हुआ है, लेकिन जब रेड की बात करते हैं तो रेड सिर्फ इतना है, सिर्फ रिंग है रेड, तो वो कैसे निकलेगा देखिएगा। पहले तो मैं गोल्ड का निकालता हूँ। देख लो क्या गिरा दिया, एरिया ऑफ गोल्ड रीजन पाई R1 स्क्वायर, तो पाई हो गया 22/7 और R1 क्या हो गया 10.5, 10.5 का स्क्वायर, तो 22/7 मल्टीप्लाइड बाई 10.5 इंटू 10.5, पॉइंट गया तो नीचे 10 आ गया, पॉइंट गया तो नीचे 10 आ गया। 7 15 सा 105 होता है, 7 15 सा 105। अब क्या करो, 5 3 सा 15, 5 2 सा 10, 2 11 सा 22, 11 मल्टीप्लाइड बाई 3 5 सा 15, 1 कैरी 3 0 सा 0 और 1 1 3 1 सा 3 3 1 5/10, 11 5 सा 55, 1 कैरी 11 1 सा 11 और 1 सॉरी 11 5 सा 55, 5 कैरी 11 1 सा 11 और 5 16, 1 कैरी 11 3 सा 33 और 1 34, 3465/10, इसको बोलेंगे 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जैसे मेरे को रेड वाले रीजन का निकालना है ना एरिया, तो मुझे क्या करना होगा, मुझे ये जो पाई R2 स्क्वायर माइनस पाई R1 स्क्वायर करूंगा, कि पाई R2 स्क्वायर मतलब यहाँ R2 रेडियस तक का पूरा सर्कल मानते हुए
और उसमें से अंदर वाले सर्कल के एरिया को सबट्रैक्ट कर देंगे। रिंग का एरिया क्या होता है, पाई r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर। तो एरिया ऑफ गोल्ड तो पूरा सर्कुलर रीजन था, लेकिन रेड क्या है, रेड रिंग है। एरिया ऑफ रेड रिंग, एरिया ऑफ रेड रिंग ये हो जाएगा पाई r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर। अब इसको करने का एक तरीका होता है, 22/7 r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर को मैं लिखूंगा r2 प्लस r1 इंटू r2 माइनस r1, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। ठीक है, अब वैल्यू डाल दो, 22/7 r2 की वैल्यू कितनी है 21 और r1 की 10.5, तो 21 प्लस 10.5। ठीक है, और क्या बोल रहे हो, r2 प्लस r1 21 प्लस 10.5 31.5 हो जाएगा, है ना। और r2 माइनस r1 क्या होगा, 21 माइनस 10.5। ठीक है, तो ये हो गया 22/7 इंटू 31.5 मल्टीप्लाइड बाई 10.5। ठीक है, अब करिए जी सॉल्व। पॉइंट गया तो नीचे 10, पॉइंट गया तो नीचे 10, 7 15 जा 105, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10 और 2 11 जा 22। अब क्या हो जाएगा, 11 से मल्टीप्लाई कर दो 315 को, 11 से 315 को मैं पहले भी कर चुका हूँ मल्टीप्लाई, क्या आया था 3465, तो 3465 आ गया। ठीक है, 11 से 315 को मल्टीप्लाई करा 3465 मल्टीप्लाई बाई 3 अपॉन 10, 3 5 जा 15, 1 कैरी, 3 6 जा 18 और 1 19, 1 कैरी, 3 4 जा 12 और 1 13, 1 कैरी, 3 3 जा 9 और 1 10। ये हो गया 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसे ही जब मुझे ब्लू रिंग का निकालना होगा तो ब्लू तक का रेडियस देखो कितना है r3 और रेड तक का रेडियस है r2, तो पाई r3 स्क्वायर माइनस पाई r2 स्क्वायर, ये कर लेंगे। ठीक है, ऐसे ही सबका निकाल देना, छोड़ दो कर लेंगे। बताइए बेटा, ऑनलाइन वालों को भी क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, चलिए फिर आज इतना ही करते हैं, और बाकी जो है एमसीक्यूज आप लोग ट्राई करना शुरू करो। मैं एक बुक फॉलो कर रहा हूँ मास्टरमाइंड, अगर आपको लगता है कि आपको अरिहंत की लेनी है, एजुकेट लेनी है, जो आपको ठीक लगे वो लीजिए, लेकिन एमसीक्यूज की अब प्रैक्टिस शुरू कर दो। ठीक है, और ज्यादा किसी लफड़े में पढ़ने की जरूरत नहीं है, आरडी वगैरह ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। आप एनसीईआरटी करें और एनसीईआरटी के अलावा एमसीक्यूज, बस और कुछ नहीं। चलिए जी, ठीक है, ओके।